कैसे हैं आप सब दोस्तों। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हम एक नया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम यहां पे वेटेज देखें तो नवंबर 12, मई 13, नवंबर 13, मई 14, देन नवंबर 14 में क्वेश्चन नहीं आया। मई 15, फिर मई 15 के बाद नवंबर 15 और मई 16 में क्वेश्चन नहीं आया। नवंबर 16, उसके बाद 17 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया दोनों ही अटेम्प्ट में। मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19। अगर मैं लास्ट 4 अटेम्प्ट यहां पे देखूं तो आप देखोगे मई 18 में 10 मार्क्स की वेटेज, नवंबर 18 में 10 मार्क्स की वेटेज, मई 19 में 10 मार्क्स की वेटेज और नवंबर 19 में तो 10 नंबर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, मतलब 15 मार्क्स की वेटेज। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तो मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक सिंगल अटेम्प्ट में 15 नंबर तक के क्वेश्चन है। बट आज का जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, हमारे एग्जाम में 5 नंबर से छोटा क्वेश्चन नहीं आता। मिनिमम वेटेज 5 नंबर की है, मैक्सिमम वेटेज एक सिंगल क्वेश्चन की बात करूं तो 10 नंबर की है। बट अगर इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो चैप्टर की वेटेज 15 नंबर तक भी जा सकती है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर की वेटेज आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 0 to 15 मार्क्स। 0 इसलिए लिखा है मैंने कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है, काफी ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वेटेज मिनिमम 10 नंबर के आने के चांसेस है। और अगर एक बारी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए 15 नंबर तक की वेटेज का क्वेश्चन जा सकता है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इश्यू ये आता है, सर सर्विस कॉस्टिंग है क्या? देखो, इससे पहले भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, जॉब कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, बैच कॉस्टिंग पढ़ चुके हो। तो जहां पे भी कॉस्टिंग वर्ड है तो कॉस्टिंग वर्ड का मतलब तो है मेथड। किस चीज का मेथड? मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्टिंग का मतलब तो यही है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सर्विस कॉस्टिंग का मतलब है सर्विस की कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है, दैट इज नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर है, इसमें हमें टोटलिटी में अगर मैं बात करूं 11 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने, जिसमें सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस कॉस्टिंग होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used for calculation of cost and profit relating to a service। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, लाइक मैं टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मैं अगर अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूं कॉस्ट अकाउंटिंग के तरीके से, तो मेरे लिए जो मेथड है वो होगा सर्विस कॉस्टिंग। इसके बाद हमें देखना है टाइप ऑफ सर्विसेज कवर्ड इन सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी सर्विसेज कवर की गई है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक सर्विसेज, जिसमें सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट करेंगे। बीच में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉस्ट यूनिट को लेकर, एब्सोल्यूट कॉस्ट यूनिट और कमर्शियल कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेकंड सर्विस आप देखोगे होटल सर्विस। थर्ड सर्विस हम देखेंगे एजुकेशन सर्विस। नेक्स्ट विल बी टोल रोड सर्विस। उसके बाद होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस। इसके बाद हॉस्पिटल सर्विस, पावर हाउस सर्विस और आईटी सर्विस। ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमें
यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करनी। सबसे पहले तो इश्यू ये आता है, सर सर्विस कॉस्टिंग क्या है? तो इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है विच इज यूज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? टीचर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो पावर आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, होटल वाले आपको सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल वाले आपको सर्विसेज देते हैं, बसेस रेलवे वाले आपको सर्विसेज देते हैं। तो इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्यों? फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट relating to a specific service and for calculation of cost and profit। अगर आप cost और profit calculate करना चाहते हो relating to a service, we have to prepare service cost sheet। जैसे आपने cost sheet का चैप्टर देखा था, cost sheet के चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस देखो तो वहां पे हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक पर्सन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो प्रिपेयर करते हैं सर्विस कॉस्ट शीट। और सर्विस कॉस्ट शीट इज आल्सो नोन एज, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्विस कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक सर्विस। कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज सर्विस कॉस्ट शीट, आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। हेडिंग पुट करो चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम लिखो सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम लिखो सर्विस कॉस्टिंग। ब्रैकेट में इसकी वेटेज लिखो 0 to 15 मार्क्स। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स है तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आता है तो वेटेज 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर तक की वेटेज हो सकती है। ब्रैकेट में लिख लो P और T। P मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है इसमें से, और कई बार इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद हेडिंग पुट करो टॉपिक्स। सबसे पहले आप ये 8 टॉपिक कॉपी कर लो। तो मेनली हमें इस चैप्टर में अलग अलग तरीके की जो सर्विसेज हैं उनके लिए कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना है, और उसके लिए हम हर एक सर्विस में सर्विस कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फॉर्मेट जो है वो हर सर्विस का अलग अलग हो सकता है। इसके बाद ये 3 टॉपिक्स और कॉपी कर लीजिए, 9, 10 और 11। इसके बाद हेडिंग पुट करो व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग, और ये 2 पॉइंट जो है ये आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हमारे सिलेबस में कवर्ड है। वैसे तो आपने जब टॉपिक्स के नाम लिखे तो आपको आइडिया लग गया, पहली ट्रांसपोर्ट सर्विस, दूसरी होटल, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ टोल रोड, फिफ्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्स्थ हॉस्पिटल, 7 पावर हाउस एंड 8 आईटी सर्विस। तो यही सर्विसेज हैं जो यहाँ पे 8 सर्विसेज लिखी हुई है। हेडिंग पुट करो टाइप ऑफ सर्विसेज कवर्ड इन सिलेबस, और ये जो 8 सर्विसेज के नाम हैं इनको आप कॉपी कर लीजिए।
और ये जो स्टार लगे हुए हैं, these three services are most important for exam point of view। और अगर तीन में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे तो जो पहली सर्विस है उसके स्टार बढ़ाए जा सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में ट्रांसपोर्ट सर्विस पूछी जाती है, बट अगर ट्रांसपोर्ट की बजाय कोई दूसरी सर्विस एग्जामिनर पूछना चाहते हैं तो वो नॉर्मली होटल या फिर हॉस्पिटल पिक किया करते हैं। ये जो बची हुई सर्विसेज है, 5 सर्विसेज नीचे की, ये 5 सर्विसेज अभी तक एक बार भी हमारे एग्जाम में नहीं पूछी गई है। तो आप अगर इंपॉर्टेंट इनको मानना चाहो तो इनको भी मान सकते हो, क्योंकि कई बार हमारी इंपॉर्टेंस इस तरीके से होती है कि सर ये आज तक नहीं पूछे गए तो इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, बट ऊपर वाले इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बार बार एग्जामिनर इन्हीं को रिपीट करता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली पहली 3 सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे की 5 सर्विसेज लेस इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस में हमारा सबसे जो ज्यादा टाइम डिवोट होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस सर्विस पे हम ट्राई करने वाले हैं वो है फर्स्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। और स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखो, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज है किसी के लिए भी नई नहीं है। क्यों नई नहीं है? कोई मेट्रो में ट्रेवल करता है, कोई बस में ट्रेवल करता है, कोई रेलवे सर्विस यूज करता है, कई माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए ट्रक्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज क्या है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। जो मैंने रेलवे, बस, मेट्रो ये एग्जांपल दिए, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, जबकि जो ट्रक्स वगैरह है वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट चाहे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाए या फिर पैसेंजर्स को, दोनों ही ट्रांसपोर्ट सर्विस का ही पार्ट है। तो इट कवर्स ऑल द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज whether these are engaged in carrying passengers or goods। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में दोनों कवर्ड है, चाहे वो पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हो चाहे वो गुड्स को कैरी करें। पैसेंजर को कैरी करने की सर्विसेज रेलवे, बसेस, मेट्रोज, कैब्स, ये आप कंसीडर कर सकते हो, टैक्सी। और गुड्स को लिए आप मालगाड़ी जो होती है, ट्रक्स वगैरह जो होते हैं, ये आप कवर कर सकते हो। इन दिस सर्विस फॉर कैलकुलेशन ऑफ, अगर आप एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विस की कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, अगर हमें कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम इसके लिए सर्विस कॉस्ट शीट, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो इन दिस सर्विस, दैट इज ट्रांसपोर्ट सर्विस, for calculation of cost and profit we have to prepare service cost sheet। आप इसको सर्विस कॉस्ट शीट बोल सकते हो, आप इसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट भी नाम दे सकते हो। नाउ द इश्यू इज, सर ये सर्विस कॉस्ट शीट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट बनती कैसे है? ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट है, सर्विस कॉस्ट शीट जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि हमें फॉलो करना है। 2 कॉलम में ये कॉस्ट शीट बन जाती है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और इस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आप पहले भी एक चैप्टर कर चुके हो, चैप्टर का नाम था चैप्टर 5A, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। उस कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट को अगर आप याद करो तो हम वहां पे जब स्टेटमेंट बनाते थे तो स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक था स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा था रनिंग चार्जेस। एक था स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा था रनिंग चार्जेस। बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्ट जो होता है, दैट इज रेलवे, बस, ट्रक, ये सब क्या है? ये भी तो एक मशीन ही होती है
जो चलती है पैसेंजर्स को लेकर या फिर गुड्स को लेकर। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया गया है। फर्क है थोड़ा सा, क्या फर्क है? वहां पे आप स्टेटमेंट को केवल दो पार्ट में डिवाइड करते थे, स्टैंडिंग और रनिंग, बट यहाँ पे स्टेटमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोला जाता है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है आपका ट्रांसपोर्ट चले या ना चले, ये खर्चे तो आप बुक करते हो। सेकंड पार्ट हम करते हैं रनिंग चार्जेस, ऑल्सो नॉन एज वेरिएबल चार्जेस। रनिंग चार्जेस में हम वो खर्चे बुक करते हैं जो कि अगर हमारा व्हीकल चलेगा तो खर्चा आएगा, नहीं चलेगा तो वो खर्चा नहीं आएगा। इसके अलावा एक तीसरा पार्ट अलग से किया गया, दिस इज मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में स्पेसिफिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है। इसके अलावा अगर आप अपने व्हीकल के टायर्स पे, ट्यूब्स पे खर्च करते हो तो वो खर्चा यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो स्टेटमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट जो है, तीन पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस या मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे पहले मेंटेनेंस की बात मैंने कंप्लीट कर दी। मेंटेनेंस में स्पेसिफिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस और व्हीकल के टायर्स और ट्यूब्स के खर्चे आते हैं, बस। इसके अलावा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में और कोई खर्चा कंसीडर नहीं करना। इसके बाद मैं बात करूं स्टैंडिंग चार्जेस की, तो स्टैंडिंग चार्जेस में आप डेप्रिसिएशन कंसीडर कर सकते हो, आप स्टैंडिंग चार्जेस में ड्राइवर की वेजेस कंसीडर कर सकते हो, आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया उसका खर्चा आप बुक कर सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उनकी जो सैलरी आप पे करते हो वो खर्चा बुक कर लो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो ऑफिस में खर्चा होता है वो आप बुक कर सकते हो। रनिंग चार्जेस में फ्यूल चार्जेस आप कंसीडर कर सकते हो, इट मे बी सीएनजी, इट मे बी पेट्रोल, इट मे बी डीजल, एनी फ्यूल। ल्यूब्रिकेंट आप कवर कर सकते हो, ग्रीसेस, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह के जो खर्चे होते हैं, ऑयलिंग वगैरह के खर्चे, वो आप कवर कर सकते हो। इसके बाद देखो, डेप्रिसिएशन मैंने स्टैंडिंग चार्जेस में भी लिखा है, लेकिन डेप्रिसिएशन मैंने रनिंग चार्जेस में भी लिखा है। ध्यान देना थोड़ा सा, डेप्रिसिएशन रनिंग चार्जेस में केवल और केवल तब आएगा अगर लाइफ जो है, व्हीकल की जो लाइफ है, इज गिवन इन नंबर ऑफ किलोमीटर्स। याद करो, जब मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट करवाया था, वहां पे भी मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग भी हो सकता है तो डेप्रिसिएशन रनिंग भी हो सकता है। अगर डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ आवर्स में गिवन होता था मशीन आवर्स के केस में, तो हम उसको रनिंग में लिख लेते थे। अगर वो नंबर ऑफ आवर्स में नहीं गिवन होता था, लाइफ गिवन होती थी 5 साल 10 साल, तो हम उसको स्टैंडिंग में लिख लेते थे। बिल्कुल सेम तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। अगर व्हीकल की लाइफ नंबर ऑफ किलोमीटर में गिवन हो तो डेप्रिसिएशन रनिंग, अदरवाइज स्टैंडिंग। बिल्कुल इसी तरीके से वहां पे हम लिखते थे ऑपरेटर वेजेस। अगर ऑपरेटर की वेजेस मंथली गिवन होती थी तो हम उसको स्टैंडिंग में लिखते थे, लेकिन अगर ऑपरेटर की वेजेस 10 रुपए 20 रुपए पर आवर लिखी हुई होती थी तो हम उसको रनिंग में लिखते थे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ड्राइवर को वेजेस पर आवर बेसिस पे पे की जाए तो हम उसको रनिंग में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप उसको स्टैंडिंग चार्जेस में कंसीडर करो। ये जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं। हमें बस इतना सोचना है कि जो भी खर्चा गिवन है क्या वो व्हीकल को चलाने पर ही आता है या बिना चलाए भी आता है। अगर खर्चा केवल चलाने पे आता है तो रनिंग में, अदरवाइज स्टैंडिंग चार्जेस। जब ये सारे के सारे खर्चे हम बाइफरकेट कर लेंगे 3 पार्ट में, तो हम इसका टोटल करेंगे तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जैसा कि हमें कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट पता चलती थी। और टोटल कॉस्ट में जब आप कॉस्ट शीट के चैप्टर में कॉस्ट शीट बनाते थे
तो टोटल कॉस्ट में जैसे ही आप प्रॉफिट ऐड करते थे सेल्स पे पहुंच जाते थे। यहां पे भी टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ही ऐड करते हैं, बट ये है सर्विस। सर्विस में सेल नहीं होती, मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा, सिंपल सी बात है, मैं अपनी सर्विसेज को सेल करूंगा। तो मैं जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको यहाँ पे या तो रेवेन्यू के नाम से इंडिकेट किया जा सकता है, या फिर इसको टोटल रिसिप्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको टोटल टेकिंग्स बोल दिया जाता है, या फिर इसको टोटल कलेक्शन बोल दिया जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बोल सकते हो, टोटल रिसिप्ट बोल सकते हो, टोटल कलेक्शन बोल सकते हो, टोटल टेकिंग्स भी बोल सकते हो। हेडिंग पुट करो ट्रांसपोर्ट सर्विस। सबसे पहले तो ये 2 लाइन कॉपी करो, फॉर्मेट स्पेसिफिक है, जो खर्चा स्टैंडिंग में आना चाहिए स्टैंडिंग में होना चाहिए, रनिंग का खर्चा रनिंग में होना चाहिए। बट हाँ, आंख बंद करके रट्टाफिकेशन करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्टैंडिंग में भी आ सकते हैं तो वो रनिंग में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कौन सा खर्चा स्टैंडिंग में और कौन सा खर्चा रनिंग चार्जेस में आएगा। अगर क्वेश्चन में किसी खर्चे को लेकर क्लैरिटी ना हो तो उस सिचुएशन में आप अगर कोई अजम्पशन वगैरह लेते हो तो उस सिचुएशन में आप एग्जाम में नोट भी मेंशन करके आना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे सिंपल सर्विस कॉस्ट शीट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले हम सिंपल सी कॉस्ट शीट बनाकर देखेंगे। अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हम फॉर्मेट को अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 डिफरेंट व्हीकल्स, आपको 2 व्हीकल बताए, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कह दो, सर्विस कॉस्ट शीट कह दो, एक ही बात है। व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। व्हीकल के नाम है EB6 and WB10, these are the names of the vehicles। EB6 एनुअली पूरे साल में कितने किलोमीटर चलेगा? 15,000 किलोमीटर, जबकि WB10 6,000 किलोमीटर चलेगा। व्हीकल की कॉस्ट क्या है? EB6 की कॉस्ट है 25,000 रुपए, WB10 की कॉस्ट है 15,000 रुपए। एनुअली इस व्हीकल से रिलेटेड लाइसेंस फीस लगती है 750 इन केस ऑफ EB6 और 75 ओनली इन केस ऑफ WB10। पूरे साल में इंश्योरेंस का खर्चा आता है EB6 पे 700, WB10 पे 400 रुपए। इसके अलावा एक गैराज आपने रेंट पे ले रखा है और पूरे साल का रेंट जाता है 600 और 500। सुपरविजन के चार्जेस लग जाते हैं पूरे साल के 1200 रुपए, दोनों केसेस में ही 1200 रुपए है। ड्राइवर को जो वेजेस पे करते हो वो पे करते हो पर आवर, और अगर ड्राइवर को वेजेस पर आवर बेसिस पे आप पे करते हो तो ड्राइवर की वेजेस रनिंग चार्जेस में शो होगी। 3 रुपए पर आवर पे करते हैं
दोनों ही व्हीकल के केस में। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, पेट्रोल विल बी द पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस, पेट्रोल पर लीटर का रेट है 3 रुपए का। किलोमीटर रन पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल से EB6 20 किलोमीटर चल जाता है, जबकि WB10 केवल 15 किलोमीटर ही चल पाता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, जो स्पेसिफिकली मेंटेनेंस कॉस्ट में जाएगा 1.65 पर किलोमीटर और 2 रुपी पर किलोमीटर। इसी तरीके से टायर का खर्चा है, ये भी स्पेसिफिकली मेंटेनेंस कॉस्ट में ही जाएगा और ये भी पर किलोमीटर है, 80 पैसा पर किलोमीटर और 60 पैसा पर किलोमीटर। और व्हीकल की जो लाइफ है, व्हीकल की लाइफ आपको नंबर ऑफ किलोमीटर्स में गिवन है, अकॉर्डिंगली आपका डेप्रिसिएशन भी रनिंग चार्जेस में जाएगा। यू मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हीकल की कॉस्ट का आपको 5% इंटरेस्ट का खर्चा भी दिखाना है। और व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, 1 घंटे में व्हीकल 20 किलोमीटर चल जाता है। हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना के देनी है, जो कि 3 कॉलम में बनेगी, क्योंकि एक तो मुझे पर्टिकुलर्स लेना पड़ेगा और व्हीकल अगर 2 है तो 2 कॉलम व्हीकल्स के बनेंगे। आओ जरा हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 1। हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 1। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट लिख दो, सर्विस कॉस्ट शीट लिख दो, एक ही बात है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट बनाने से पहले ही ये मेंटली डिसाइड कर लेना है कि आप ये स्टेटमेंट पूरे साल का बनाने वाले हो या फिर 1 महीने का बनाने वाले हो। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे पर एनम बनाओ, पर मंथ बनाओ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनाना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन देखना। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर जो है वो 1 महीने के हो तो 1 महीने की कॉस्ट शीट बनाना, अगर 1 साल के हो तो 1 साल की कॉस्ट शीट बनाना। हाँ, यहां पे अपना मेंटली कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये मत बना लेना कि सर लाइफ गिवन हो, लाइफ के किलोमीटर गिवन हो तो क्या पूरी लाइफ के लिए कॉस्ट शीट बना दूं? ऑफ कोर्स नहीं। मैंने कहा मंथली या फिर एनुअली कॉस्ट शीट, या तो मंथली बनानी है या फिर एनुअली बनानी है, पूरी लाइफ के लिए नहीं बनानी। जो लाइफ के किलोमीटर गिवन होंगे वो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए गिवन होते हैं। और जरा हम बनाएंगे पर एनम बेसिस पे कॉस्ट शीट। बनाओ 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, व्हीकल का नाम है EB6 और सेकंड व्हीकल का नाम है WB10। 3 पार्ट में स्टेटमेंट को डिवाइड करो। सबसे पहले लिखो स्टैंडिंग चार्जेस ऑब्लिक में फिक्स्ड कॉस्ट, और इसके नीचे आप अराउंड 5 लाइंस का स्पेस मेंटेन कर लो। इसके बाद लिखो रनिंग चार्जेस ऑब्लिक में वेरिएबल चार्जेस। इसके नीचे भी आप अराउंड 5 लाइंस का स्पेस मेंटेन कर दो। और इसके बाद लिखो मेंटेनेंस कॉस्ट। अब आप कहोगे सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कितना स्पेस मेंटेन करना है? देखो 2 तरीके हैं, या तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तभी डिसाइड कर लो कौन सा खर्चा स्टैंडिंग का पार्ट है, कौन सा रनिंग का है। मेंटेनेंस वाले खर्चों को कंसीडर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तीसरा और लास्ट पार्ट होगा। तो मेनली आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग और रनिंग में कितना स्पेस मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो स्टैंडिंग कितने आइटम है, रनिंग कितने आइटम है, या फिर आप 10-10 लाइनों का स्पेस मेंटेन कर लो स्टैंडिंग और रनिंग में। नॉर्मली आप देखोगे कभी भी 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक पार्ट में नहीं आते। स्पेस बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की
कमी नहीं होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा EB6 15,000 किलोमीटर चलेगा और WV10 6,000 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, किलोमीटर मुझे कॉस्ट शीट में तो कहीं लिखने हैं नहीं। व्हीकल की कॉस्ट है 25,000 रुपए और 15,000 रुपए। व्हीकल की जो कॉस्ट होती है वो भी पूरी की पूरी कॉस्ट कभी भी स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाती। हाँ, इसका डेप्रीशिएशन लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में लाइफ जो है व्हीकल की वो किलोमीटर स्केप में गिवन है, जिसकी वजह से डेप्रीशिएशन विल बी पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस। और जरा स्टेटमेंट में हम लिखेंगे रनिंग चार्जेस में डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन 25,000 रुपए की कॉस्ट है, लाइफ है 1,00,000 किलोमीटर, पूरे साल में 15,000 किलोमीटर चलाना है। तो आपकी कैलकुलेशन होगी कि सर 25,000 रुपए की जो कॉस्ट है ये है 1,00,000 किलोमीटर के लिए। 25,000 की कॉस्ट है 1,00,000 किलोमीटर के लिए, तो पर किलोमीटर 25 पैसा आ गया। और आप इस व्हीकल को पूरे साल में 15,000 किलोमीटर चलाओगे तो 3,750 रुपए का ये डेप्रीशिएट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से WV10 की कॉस्ट है 15,000, इसकी लाइफ है 75,000 किलोमीटर और एक साल में आपको 6,000 किलोमीटर इसको चलाना है। तो 15,000 किलोमीटर, आप 15,000 रुपए की कॉस्ट है। सर 15,000 की कॉस्ट है 75,000 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट 20 पैसा है और मुझे इस व्हीकल को पूरे साल में 6,000 किलोमीटर चलाना है, तो ये 1,200 रुपए का डेप्रीशिएट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एनुअल लाइसेंस फी 750 और 75। लाइसेंस फीस जो होती है वो स्टैंडिंग चार्जेस का पार्ट होती है। आप व्हीकल को कम चलाओ, ज्यादा चलाओ, खड़ा करके रखो, लाइसेंस फी आपको पे करनी ही करनी है। 750 और 75 इट विल बी द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम स्टैंडिंग चार्जेस में लिखेंगे सबसे पहले लाइसेंस फी 750 एंड 75। लाइसेंस फीस के बाद नेक्स्ट खर्चा है इंश्योरेंस 700 और 400। आप सबको पता है इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है स्टैंडिंग दैट इज फिक्स्ड होता है, तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस 700 एंड 400। इसके बाद गैरेज का रेंट आपको पे करना है। रेंट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम 600 और 500 रुपए, तो हम लिखेंगे गैरेज रेंट 600 एंड 500। नेक्स्ट सुपरविजन चार्जेस भी पूरे साल के दोनों ही केसेस में 1,200 रुपए, हम लिखेंगे सुपरविजन चार्जेस दैट इज द स्टैंडिंग चार्जेस 1,200 रुपए। इसके बाद ड्राइवर को आप वेजेस पे कर रहे हो 3 रुपए पर आवर। और लास्ट में क्वेश्चन ने कहा व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में आपका व्हीकल 20 किलोमीटर चलता है। EB6 की बात करूं तो 15,000 किलोमीटर चलाना है और ड्राइवर की वेजेस पर आवर है, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस, तो हम लिखेंगे ड्राइवर वेजेस। आप कहोगे सर मुझे पूरे साल में 15,000 किलोमीटर अपने व्हीकल को चलाना है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में व्हीकल चलता है। अगर व्हीकल 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 15,000 किलोमीटर व्हीकल चलाने के लिए 750 आवर्स कंज्यूम होंगे और आप ड्राइवर को 3 रुपए की वेजेस पे करते हो, तो 2,250 रुपए जो है वो आप वेजेस पे करोगे इन केस ऑफ EB6। इसी तरीके से WV10 आपको 6,000 किलोमीटर चलाना है, तो आप कहोगे सर मुझे अपने व्हीकल को 6,000 किलोमीटर चलाना है, 20 किलोमीटर व्हीकल चलता है 1 घंटे में। अगर व्हीकल 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में तो 6,000 किलोमीटर चलाने के लिए 300 घंटे लगेंगे और 3 रुपए के हिसाब से अगर आप ड्राइवर को वेजेस पे करोगे इट विल बी 900 रुपीज।
ड्राइवर की वेजेस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है पेट्रोल। पेट्रोल इज द पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस। पेट्रोल का रेट है 3 रुपए पर लीटर और क्वेश्चन ने कहा 1 लीटर पेट्रोल में EB6 20 किलोमीटर और WB10 15 किलोमीटर चलेगा और हमें अपने व्हीकल 15,000 और 6,000 किलोमीटर चलाने। पहले बात करता हूं EB6 की। सेम तरीके से कैलकुलेशन जाएगी जैसे आपने ड्राइवर की वेजेस की कैलकुलेशन की है। हम लिखेंगे पेट्रोल। हम क्या कहेंगे, सर हमें अपने व्हीकल को 15,000 किलोमीटर चलाना है। 1 लीटर पेट्रोल में व्हीकल चलता है 20 किलोमीटर। अगर 1 लीटर पेट्रोल में व्हीकल चलता है 20 किलोमीटर तो 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 750 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करना पड़ेगा और रेट जो है पेट्रोल का वो है 3 रुपए पर लीटर, तो इट विल कम 2250। इसी तरीके से आप WB10 के केस में कहेंगे, सर मुझे पूरे साल में अपने व्हीकल को 6,000 किलोमीटर चलाना है। 1 लीटर पेट्रोल डालकर मेरा व्हीकल 15 किलोमीटर चल पाता है। 1 लीटर पेट्रोल से मेरा व्हीकल 15 किलोमीटर चलता है तो 6,000 किलोमीटर चलाने के लिए 400 लीटर पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल का जो रेट है वो है 3 रुपए पर लीटर। 1,200 रुपए का पेट्रोल कंज्यूम होगा। इसके बाद पेट्रोल के बाद नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पर किलोमीटर गिवन है 1.65 और 2 और नंबर ऑफ किलोमीटर 15,000 और 6,000 और ये तो स्पेसिफिकली मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हम कहेंगे सर हमें अपने व्हीकल को 15,000 किलोमीटर चलाना है। 1 किलोमीटर व्हीकल चलाने पे 1.65 का खर्चा आता है रिपेयर का, तो अकॉर्डिंगली 15,000 किलोमीटर के लिए इट विल कम 24,750। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कहूंगा WB10 मुझे पूरे साल में 6,000 किलोमीटर चलाना है और व्हीकल को 1 किलोमीटर चलाने पे 2 रुपए का रिपेयर का खर्चा आता है, तो पूरे साल में 12,000 रुपए रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टायर। टायर का खर्चा है पर किलोमीटर 80 पैसा और 60 पैसा। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, तो हम लिखेंगे टायर। अगेन आप कहोगे सर 15,000 किलोमीटर व्हीकल चलाना है, 1 किलोमीटर व्हीकल को चलाने पे 80 पैसे का खर्च है, तो 15,000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपए के टायर का खर्च होगा। इसी तरीके से WB10 के केस में आपको अपने व्हीकल को 6,000 किलोमीटर चलाना है और 1 किलोमीटर चलाने पे 60 पैसे का टायर का खर्चा आता है, तो पूरे साल में 3600 का टायर का खर्चा होगा। लास्टली क्वेश्चन ने कहा यू मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल एट 5% पर annum। व्हीकल की कॉस्ट का 5% इंटरेस्ट कॉस्ट भी लिखनी है और इंटरेस्ट कॉस्ट इज द स्टैंडिंग चार्जेस। 25,000 की कॉस्ट है और 15,000 की कॉस्ट है, तो हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस में इंटरेस्ट 25,000 रुपए का 5%, दैट विल बी 1250। और इन केस ऑफ WB10 कॉस्ट है 15,000 तो इसका 5% विल बी 750। पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, तो अब आप इसका टोटल कर सकते हो। अब आप इसका टोटल कर सकते हो। पहले हम टोटल करेंगे EB6 का। EB6 का टोटल कॉस्ट आ गई
49,500, 49,500। बिल्कुल इसी तरीके से WV10 का भी टोटल करके देखो कितना आएगा। WV10 का टोटल कॉस्ट आ रही है 21,825। टोटल कॉस्ट में आप ऐड करते हो प्रॉफिट्स और आप पहुंच जाते हो रेवेन्यू पे। बट आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो ना तो प्रॉफिट है ना रेवेन्यू है, अकॉर्डिंगली आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमारा मेन पर्पस था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अप्लाई करके देखना, और इसमें हमने देखा कि हमें ज्यादा नहीं बट लाइक डेप्रीशिएशन, पेट्रोल, ड्राइवर वेजेस, इनकी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डिसाइड ये स्टेटमेंट पर मंथ बनाना है या फिर पर एनम। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज फिर आप देखो क्वेश्चन में किलोमीटर पर मंथ है तो मंथली बना लो, पर एनम है तो एनुअली बना लो। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, कॉस्ट यूनिट्स। याद करो फर्स्ट चैप्टर जब हम थ्योरेटिकल चैप्टर देखते हैं तो हमने वहां पे कॉस्ट यूनिट्स की बात की थी। कॉस्ट यूनिट मैंने बताया था मेजरमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। जैसे मिल्क होता है लीटर्स में तो आप कॉस्ट पर लीटर बता सकते हो, कपड़ा होता है मीटर में तो आप कॉस्ट पर मीटर बता सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट के केस में आप मुझे किलोमीटर के बेसिस पे कॉस्ट बता सकते हो, कॉस्ट पर किलोमीटर, या फिर कॉस्ट पर माइल भी बता सकते हो। अगर आप डिस्टेंस जो है माइल्स में मेजर कर रहे हो तो कॉस्ट पर माइल भी हो सकती है। लेकिन आप खुद देखो, आप एक बस में ट्रेवल करते हो, आप एक रेलवे में ट्रेवल करते हो, आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, तो क्या वो आपसे जो फेयर चार्ज करते हैं वो क्या कॉस्ट पर किलोमीटर के बेसिस पे चार्ज करते होंगे? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रेलवे का, रेलवे 1 किलोमीटर अगर चलती है, रेलवे 1 किलोमीटर अगर चलती है तो मान लो रेलवे जब 1 किलोमीटर चलती है 5,000 रुपए का खर्च आता है से एग्जांपल। तो क्या अगर कॉस्ट पर किलोमीटर है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें, मान लो से एग्जांपल 10% उनका प्रॉफिट मार्जिन हो 500 रुपए, तो क्या रेलवे आपको 1 किलोमीटर ले जाने के लिए 5500 रुपए चार्ज कर लेता है? अब आप कहो सर आपने कॉस्ट गलत ली है, इतनी कॉस्ट नहीं आती। तो ये कॉस्ट गलत हो सकती है नो डाउट, बट कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही आती होगी, इससे कम कॉस्ट ऑफकोर्स इनकर नहीं होती होगी। तो क्या वो आपसे 5500 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करते हैं? ऑफकोर्स नहीं। वो तो आपसे अगर आप 200 किलोमीटर का ट्रेवल करते हो तो अराउंड अगर मैं बात करूं
थर्ड एसी में 200 किलोमीटर के आसपास का ट्रेवल 400 रुपए के आसपास होता है। 400 रुपए, 500 रुपए मैक्सिमम, इतना खर्च रहता है। तो फिर किस तरीके से वो कैलकुलेशन करके आपसे चार्ज कर रहे हैं? एक्चुअल में वो 1 किलोमीटर से तो डिवाइड करते ही करते हैं, साथ में वो पैसेंजर भी तो देखते हैं, क्योंकि जब रेल ट्रेन 1 किलोमीटर चलती है तो क्या उस ट्रेन में आप केवल और केवल अकेले पैसेंजर होते हो? ऑफ कोर्स नहीं सर। मान लो मैं कहता हूं कि सर उसके अंदर 1000 पैसेंजर होते हैं ऑन एन एवरेज, तो एक्चुअल में ये 5500 रुपए का जो खर्च है वो 1000 क्या है? पैसेंजर। 1000 क्या है? पैसेंजर। और ये क्या है? किलोमीटर। तो एक्चुअल में 1000 से डिवाइड करके ये 5.5 आया। अब ठीक है, अगर एक पर्सन 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 200 इंटू 5.5, 200 इंटू 5.5, 1100 रुपए के आसपास का ये मेरा कैलकुलेशन होके आ रही है। हालांकि एक्चुअल जो है वो इससे कम रहता है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो छोटी ट्रेनें होती है आप देखोगे उसके फेयर भी ज्यादा होते हैं। तो मेनली हमें ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करना कि एक्चुअल में चार्जेस ज्यादा है कि कम है, हमें तो ये देखना है कि ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर रहे हैं। वो एक्चुअल में अपनी कॉस्ट को किलोमीटर से भी डिवाइड करते हैं और पैसेंजर से भी डिवाइड करते हैं। अगर मैं अपनी कॉस्ट को केवल और केवल किलोमीटर से डिवाइड करूं तो मेरा कॉस्ट पर किलोमीटर आएगा। अगर मैं किलोमीटर को छोड़ दूं, केवल और केवल पैसेंजर से डिवाइड करूं, कॉस्ट को पैसेंजर से डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट पर पैसेंजर आएगा। अगर मैं कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर इस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं तो फिर इसको बोला जाता है सिंगल कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का सिंपल सा मतलब आप मान के चलो फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का तरीका। अगर आप मेजरमेंट के लिए केवल और केवल एक ही कंपोनेंट कंसीडर करते हो तो इसको बोला जाता है सिंगल कॉस्ट यूनिट। और अगर आप किलोमीटर और पैसेंजर दोनों को कंसीडर करते हो, दो कंसीडर करते हो तो इसको बोला जाता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंगल कॉस्ट यूनिट की बात करें, नॉर्मली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज करती है, लाइक 1 टन कोयले की कॉस्ट निकालना, 1 टन स्टील की कॉस्ट निकालना। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में मेनली कंपोजिट यूज होता है। फॉर एग्जांपल पैसेंजर पर किलोमीटर, पर बेड, पर डे। जैसे आप हॉस्पिटल की बात करो तो हॉस्पिटल में जो आपसे चार्ज लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं पर बेड, पर डे। यहां पे पर पैसेंजर, पर किलोमीटर। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे सिंगल कॉस्ट यूनिट यूज नहीं करवाएगा, बिल्कुल करवा सकता है। तभी तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरीके की कॉस्ट यूनिट बताई है। तो कॉस्ट यूनिट में भी ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अगर आप अपनी कॉस्ट को केवल और केवल एक ही मेजरमेंट से डिवाइड करते हो, किलोमीटर से, लीटर से, मीटर से, पैसेंजर से, केवल सिंगल से, तो सिंगल कॉस्ट यूनिट है। लेकिन आप पैसेंजर किलोमीटर कंसीडर करते हो, पैसेंजर भी किलोमीटर भी, बेड्स भी, डेज भी, तो फिर उस सिचुएशन में दिस इज नॉन एज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ये तो बात है थ्योरेटिकली, मेनली तो हमें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना है। और इसके लिए हम ऑफ कोर्स पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिनमें सिंगल कॉस्ट यूनिट का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, a practicing chartered accountant now spends on an average rupee 2.50 per kilometer on taxi fare for his client's work।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने क्लाइंट के काम के लिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं, टैक्सी ले लेते हैं, और टैक्सी का जो फेयर है वो ऑन एन एवरेज उनको ₹2.5 पर किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है। ही इज कंसिडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव्स। अब उनके सामने 2 ऑल्टरनेटिव हैं। क्या? द परचेज ऑफ ए न्यू स्मॉल कार और एन ओल्ड बिगर कार। या तो वो नई छोटी कार खरीद लें, या फिर बड़ी खरीदेंगे तो फिर पुरानी खरीदेंगे। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट फिगर्स आर, अगर वो नई कार खरीदेंगे तो परचेज प्राइस 84,000 होगा, पुरानी 40,000 में मिल जाएगी। अगर नई खरीदेंगे तो नई कार 5 साल के बाद सेल हो जाएगी 34,000 रुपए में, जबकि पुरानी वाली कार 5 साल के बाद केवल 8,000 रुपए में ही बिक पाएगी। रिपेयर एंड सर्विसिंग का पूरे साल में 1,800 रुपए का खर्च होगा नई कार पे, पुरानी में ज्यादा 2,400 रुपए लग जाएंगे। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पूरे साल में नई कार पे ज्यादा लगेंगे 3,400, जबकि पुरानी पे केवल 1,600 रुपए ही लगेंगे। पेट्रोल का जो कंजम्पशन है पर लीटर, नई जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल से 15 किलोमीटर चल जाएगी, नई है इसलिए, जबकि पुरानी जो बड़ी कार है वो 1 लीटर पेट्रोल से केवल 8 किलोमीटर ही चल पाएगी। और पेट्रोल का जो प्राइस है वो पर लीटर 8.5 रुपए का है, इंक्लूडिंग मोबिल ऑयल। और क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है? ही एस्टिमेट्स, ही मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्टिमेट्स दैट ही डज 12,000 किलोमीटर एनुअली। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि वो पूरे साल में 12,000 किलोमीटर अपने क्लाइंट के लिए काम करेगा। विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव्स विल बी चीपर? क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है तीनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चीपर है। सब 3 कौन से ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव तो क्वेश्चन ने 2 ही बताए। एक्चुअल में ये तो 2 नए ऑल्टरनेटिव है, एक तो आपके पास पुराना ऑल्टरनेटिव टैक्सी वाला है ही। तो टैक्सी के केस में तो आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ये तो ₹2.5 पर किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं नई स्मॉल कार और ओल्ड बिगर कार के केस में भी पर किलोमीटर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कौन सा सस्ता होगा मेरे लिए। लेकिन इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट दैट इज सर्विस कॉस्ट शीट। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट दैट इज सर्विस कॉस्ट शीट। 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, न्यू स्मॉल कार एंड ओल्ड बिगर कार। अपने स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, 5 लाइंस का स्पेस मेंटेन कर लीजिए। इसके बाद लिखिए रनिंग चार्जेस, उसके नीचे भी आप 5 लाइन का स्पेस मेंटेन कर लीजिए। और उसके बाद आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने सबसे पहले परचेज प्राइस बताया और सेल प्राइस बताया आफ्टर 5 इयर्स, और पूरे क्वेश्चन में व्हीकल की लाइफ किलोमीटर्स में गिवन नहीं है, तो डेप्रीशिएशन जो है वो यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस का पार्ट होगा। न्यू स्मॉल कार के केस में बात करूं, 84,000 की कॉस्ट है, 34,000 स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल इसकी लाइफ है। तो हम कैलकुलेशन शो करेंगे डेप्रीशिएशन की। 84,000 इज द कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सेल प्राइस 34,000 डिवाइडेड बाई 5 साल इसकी लाइफ है, तो हर साल 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगेगा। ओल्ड बिगर कार की बात करें तो कॉस्ट है 40,000, सेल वैल्यू होगी 5 साल के बाद 8,000 रुपए, तो 40,000 माइनस 8,000 divided by 5, it will come 6,400।
6400। डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर एंड सर्विसिंग है 1800 और 2400। ये तो स्पेसिफिकली मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है, तो मेंटेनेंस में शो करेंगे रिपेयर एंड सर्विसिंग 1800 रुपए नई कार के केस में और 2400 रुपए ओल्ड कार के केस में। रिपेयर के बाद नेक्स्ट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एनम 3400 और 1600 इज द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस में ही टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 3400 और 1600। इसके बाद पेट्रोल है इज द पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस। पेट्रोल का कंजम्पशन होगा पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल में नई कार 15 किलोमीटर चल जाएगी, पुरानी कार केवल 8 किलोमीटर, और रेट है 8.5 रुपए का। और क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली चार्टर्ड अकाउंटेंट 12,000 किलोमीटर व्हीकल ट्रेवलिंग करेगा। और जरा हम लिखेंगे रनिंग चार्जेस में पेट्रोल। सेम कैलकुलेशन जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। सर मुझे 12,000 किलोमीटर चलना है, 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर व्हीकल चलेगा। अगर 1 लीटर पेट्रोल में आपका व्हीकल 15 किलोमीटर चलेगा तो 12,000 किलोमीटर चलने के लिए 800 लीटर पेट्रोल लगेगा, और इसका जो रेट है वो है 8.5 रुपए का। तो 800 इंटू 8.5 दैट विल कम 6800 का पेट्रोल का खर्चा होगा नई कार के केस में। ओल्ड कार की बात करूं तो भी आपको अपने व्हीकल को चलाना तो टोटलिटी में 12,000 किलोमीटर ही है, लेकिन ओल्ड कार तो 1 लीटर पेट्रोल में केवल और केवल 8 किलोमीटर ही चलेगी। अगर आपका व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर चलेगा तो 12,000 किलोमीटर व्हीकल को चलाने के लिए 1500 लीटर पेट्रोल लगेगा, और रेट चल रहा है 8.5 रुपए का। तो पेट्रोल का टोटल खर्चा ओल्ड कार के केस में विल बी 12,750। आप देख सकते हो क्वेश्चन में इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। अगर कोई खर्चा नहीं है तो इसको ऐड करके हम टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ न्यू एंड स्मॉल कार, न्यू एंड ओल्ड कार कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल कम in totality it will come 22,000 in case of new car, and in case of old car it will be 23,150। क्वेश्चन ने कहा था अभी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टैक्सी हायर कर लेते हैं और उसके लिए 2.5 रुपए पर किलोमीटर पे किया करते हैं। तो मैं यहाँ पे नई और ओल्ड कार के केस में भी पर किलोमीटर का रेट निकाल लेता हूँ। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको नंबर ऑफ किलोमीटर से। नंबर ऑफ किलोमीटर कितना, एज पर क्वेश्चन फिलहाल आपको 12,000 किलोमीटर ट्रेवलिंग करनी है। अगर ओल्ड कार की मैं बात करूं तो ओल्ड कार का राउंड ऑफ में 1.93 पर किलोमीटर का खर्चा आएगा, लेकिन नई कार की बात करें तो नई कार में ये केवल और केवल आपको 1.83 पर किलोमीटर का खर्चा है। नई कार में 1.83, ओल्ड कार में 1.93, टैक्सी के केस में 2.5। इसका मतलब ये जो न्यू स्मॉल कार है दैट शुड बी परचेज्ड सो दैट कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो फिलहाल जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली मेरा डिसीजन ये होगा कि सर जो न्यू स्मॉल कार है दैट शुड बी परचेज्ड ड्यू टू लोअर टोटल कॉस्ट। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद जो आगे और लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूं।
इसके बाद देखो जहां मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसके आगे अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन ने एक माइनर सा चेंज किया। इफ हिज प्रैक्टिस एक्सपेंस, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस बढ़ जाती है एंड ही हैज टू डू 19,000 किलोमीटर पर एनम, और उनको 12,000 किलोमीटर की बजाय पूरे साल में 19,000 किलोमीटर व्हीकल ट्रेवल करना पड़े, तो व्हाट शुड बी हिज डिसीजन। तो फिर डिसीजन क्या होगा। आप देखो, आपने ये स्टेटमेंट बनाया तो आप देखो इसमें कौन कौन से ऐसे खर्चे थे जो किलोमीटर पे डिपेंड कर रहे थे। स्टैंडिंग चार्जेस में से कभी कोई खर्चा किलोमीटर पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज सेम फिगर रहेगी। हाँ, पेट्रोल जो है वो किलोमीटर पे डिपेंड करता है। 12,000 किलोमीटर है तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट है, 19,000 किलोमीटर हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली पेट्रोल की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। रिपेयर एंड सर्विसिंग जो है वो भी आपको पर एनम गिवन था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हमें स्टेटमेंट को दोबारा से बनाना है। हेडिंग पुट करो फिर से, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब मैं कैलकुलेशन करूंगा 19,000 किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो कैलकुलेशन मैंने की वो की 12,000 किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 19,000 किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग पुट करो ट्रांसपोर्ट दैट इज सर्विस कॉस्ट शीट। पॉइंट नंबर सेकंड, 19,000 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन। कॉलम आपके वही तीन बनेंगे, पर्टिकुलर्स, न्यू स्मॉल कार और ओल्ड बिगर कार। बिल्कुल वैसे ही आप अपने स्टेटमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। स्टैंडिंग चार्जेस 5 लाइन का स्पेस, रनिंग चार्जेस फिर 5 लाइन का स्पेस और फिर मेंटेनेंस चार्जेस। जो स्टैंडिंग चार्जेस में कॉस्ट है डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये आप कॉपी कर लीजिए। डेप्रिसिएशन 10,000 और 6,400 ही आएगा। आप फिर से भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम फिगर आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन 12,000 और 19,000 किलोमीटर। ये किस पे डिपेंड कर रहा था, लाइफ और सेल प्राइस पे। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एनम गिवन थे 3400 और 1600। एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद जो पेट्रोल का खर्चा है वो आपका चेंज होगा। जस्ट चेंज क्या करना है, जहां आपने ये 12,000 कंसीडर किए थे उसको 19,000 से रिप्लेस कर दो। तो 19,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8.5। पेट्रोल का खर्चा नई कार के केस में आपको अब 19,000 किलोमीटर अपना व्हीकल चलाना है। 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर व्हीकल चलेगा और रेट है 8.5 रुपए का। 19,000 डिवाइडेड बाई 15 पेट्रोल लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8.5, इट विल कम 10,767। 10,767 का पेट्रोल लगेगा। ओल्ड कार के केस में 19,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8.5। यहां पे अब आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा 19,000 डिवाइड बाई 8, 2375 लीटर पेट्रोल, मल्टीप्लाई बाई 8.5, 20,188। राउंड ऑफ में 20,188। इसके बाद रिपेयर एंड सर्विसिंग पर एनम ही था क्वेश्चन में, तो कॉपी हो जाएगा 1,800 और 2,400 रुपए। बाकी कोई चेंज तो क्वेश्चन ने करा नहीं। अकॉर्डिंगली आप यहां पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कैलकुलेट होके आएगी यहां पे आपकी। न्यू स्मॉल कार के केस में इट विल बी 25,967 and in case of old bigger car it will come 30,588।
ये है आपकी कॉस्ट, हमें पर किलोमीटर चाहिए ताकि हम टैक्सी के फेयर के साथ इसको कंपेयर कर सके। तो अब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ किलोमीटर जो कि 19,000 किलोमीटर है। तो ओल्ड कार के केस में रेट आ जाएगा आपका 1.61। ओल्ड कार के केस में रेट 1.61 पर किलोमीटर है, जबकि न्यू स्मॉल कार के केस में इट विल बी 1.37 पर किलोमीटर। टैक्सी तो ऑफकोर्स महंगी थी ही पहले से ही, ₹2.5। अभी भी अगर मैं बात करूं तो जो नई स्मॉल कार है उसमें आपकी कॉस्ट कम है। तो फाइनल डिसीजन अभी भी यही है, न्यू स्मॉल कार should be purchased so that cost will be minimum। हेडिंग पुट करो सेकंड पॉइंट आंसर और ये आप कॉपी कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में केवल इतना ही फर्क है कि फर्स्ट पॉइंट में 12,000 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी थी, सेकंड पॉइंट में 19,000 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A, ये जो क्वेश्चन नंबर 2A है ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल में ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2A, SMC is a public school having 5 buses each plying in different directions for the transport of its स्कूल स्टूडेंट्स। एक स्कूल है, स्कूल का नाम है SMC, एक पब्लिक स्कूल है। इनके पास 5 बसेज हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में स्टूडेंट को लाने ले जाने का काम करती है। इन व्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस, द बसेज वर्क 2 शिफ्ट डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि बसेस की सर्विसेज लेते हैं, जिसकी वजह से इन 5 बसेस को 2-2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में भी 2 शिफ्ट और आफ्टरनून में भी 2 शिफ्ट। द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल। स्कूल की जो बसेज है वो स्कूल में ही खड़ी कर दी जाती है। इसका मतलब इसके लिए कोई गैरेज रेंट वगैरह आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up senior students। बस जाएगी और सीनियर स्टूडेंट को लेकर आ जाएगी मॉर्निंग में। एंड द सेकेंड ट्रिप lying an hour later picks up the junior students। मॉर्निंग का शेड्यूल बताया बसेस का, बस जाएगी, पहले सीनियर स्टूडेंट को लेकर आएगी, फिर 1 घंटे के बाद बस फिर जाएगी और जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर आएगी। सिमिलरली इन द आफ्टरनून, इसी तरीके से आफ्टरनून में द फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट्स एंड एन आवर लेटर द सेकेंड ट्रिप टेक द सीनियर स्टूडेंट्स होम। इसी तरीके से आफ्टरनून में भी क्या होता है, बस पहले जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर जाएगी, आ जाएगी, फिर 1 घंटे के बाद सीनियर स्टूडेंट को लेकर जाएगी और आ जाएगी। तो अगर मैं एक बस की बात करूं तो एक बस जो है एक दिन में 8 ट्रिप लगाती है। 8 ट्रिप या फिर 4 राउंड ट्रिप, 8 ट्रिप या फिर 4 राउंड ट्रिप, जाना आना, जाना आना, जाना आना, फिर जाना आना, ये हो गए आपके 4 राउंड ट्रिप्स। क्वेश्चन ने कहा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर।
जो डिस्टेंस है वो एक साइड का 8 किलोमीटर है। अब सोचो, बस जाएगी 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर आए, फिर 1 घंटे के बाद मॉर्निंग में बस जाएगी और जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर आए, तो सुबह सुबह 8 इंटू 4 32 किलोमीटर बस चल गई। बिल्कुल इसी तरीके से आफ्टरनून में भी बस 32 किलोमीटर चलेगी। तो 8 इंटू 8 8 किलोमीटर है। 8 आपकी ट्रिप है, जाना आना, जाना आना। मॉर्निंग में 4, इसी तरीके से आफ्टरनून में भी 4। तो 8 इंटू 8 64 किलोमीटर एक बस एक दिन में डिस्टेंस कवर करेगी। द स्कूल वर्क्स 25 days in a month, एक महीने में 25 दिन की वर्किंग, एंड रिमेन्स क्लोज फॉर वेकेशन इन मई, जून एंड दिसंबर। और पूरे साल में 3 महीने स्कूल बंद रहेगा। अकॉर्डिंगली बसेस भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, बसेस भी ट्रेवलिंग कवर नहीं करेगी। बस फी however is payable by the students for all months in a year, लेकिन स्टूडेंट जो पे करते हैं बसेस के लिए वो पूरे साल के लिए पे करते हैं, 12 महीने के लिए पेमेंट करते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन में जो काम की चीज है वो इतनी है कि 5 बसेस हैं, 8 किलोमीटर का एक साइड का डिस्टेंस है, एक बस एक दिन में 8 इंटू 8 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, एक महीने में 25 दिन काम करेगी और साल में 9 महीने काम करेगी, क्योंकि 3 महीने स्कूल आपका बंद रहेगा। हालांकि स्टूडेंट से 12 महीने के अकॉर्डिंगली बस फेयर चार्ज किया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ए ईयर आर एज अंडर, हमें एक साल के खर्चे बताए हैं। ड्राइवर की सैलरी होगी 4500 रुपीज पर मंथ है, पर ड्राइवर है। एक ड्राइवर की सैलरी एक महीने की सैलरी 4500 रुपए। इसके अलावा क्लीनर की सैलरी और सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। तो वो सिंपल सी बात होती है, ड्राइवर हो गया, क्लीनर हो गया, इनको जो सैलरी होती है पूरे 12 महीने के लिए पे की जाती है, भले ही वो काम 9 महीने करे या फिर 12 महीने करे। क्लीनर की सैलरी 12 महीनों के लिए आपको पे करनी है और 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। 500 बसेस के लिए एक सिंगल क्लीनर है, 3500 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होगी। लाइसेंस फी, टैक्सेस एक्सेट्रा 8600 पर बस है पर एनम। इंश्योरेंस का खर्चा भी 10,000 रुपए पर बस, एक बस का एक साल का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 एक बस का एक साल का। परचेज प्राइस है बस का 15 लाख रुपए, हर बस का परचेज कॉस्ट 15 लाख रुपए। बस की लाइफ होगी 12 साल की और स्क्रैप वैल्यू होगी 3 लाख की। तो आप यहां से इजीली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाओगे। डीजल की कॉस्ट है 45 रुपए पर लीटर एंड ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। 1 लीटर डीजल में आपकी बस 4 किलोमीटर चलेगी और 45 पर लीटर डीजल का रेट है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट्स। हर बस की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50 स्टूडेंट्स है। हर बस की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50 स्टूडेंट्स है। द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। और बस में हर बारी 50 स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप within a range up to 4 kilometer of distance from the school are charged half a fare। कहते हैं जो स्टूडेंट्स अप टू 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं उनसे जो फेयर लिया जाता है वो आधा फेयर लिया जाता है। सिंपल सी बात कहूं, 8 किलोमीटर के लिए अगर आप से एग्जांपल 100 रुपए लेते हो तो जो 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आएंगे उनसे केवल 50 रुपए ही लोगे, आधा फेयर लोगे। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स
ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। और जब एक बस में 50 स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उसमें से 50% 25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं। सिंस द चार्जेस इग्नोर इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंस द चार्जेस आर बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, हमें जो भी चार्ज करने हैं वो हम एवरेज कॉस्ट बेसिस पे चार्ज करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या कैलकुलेट करना है? पॉइंट नंबर 1, एक एक करके पॉइंट देखेंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना के दो शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर। फ्लीट मतलब ग्रुप। तो क्वेश्चन कहता है एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस बना के दो जिसमें एक बस की कॉस्ट और 5 बसेस की कॉस्ट एक साल के लिए शो करो। इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल हमसे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन 3 कॉलम में। एक तो पर्टिकुलर्स लेना पड़ेगा, एक क्वेश्चन चाहता है सिंगल बस के लिए भी शो करें और 5 बसेस के लिए भी शो करें। और जरा हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2A। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2A, ट्रांसपोर्ट दैट इज सर्विस कॉस्ट शीट। बनाओ 3 कॉलम पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन है सिंगल बस के लिए भी शो करो और 5 बसेस के लिए भी शो करो, तो 1 बस और 5 बसेस। और आप अपने स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट स्टैंडिंग चार्जेस, अराउंड आप इसके नीचे 10 लाइन का स्पेस मेंटेन कर लो। उसके बाद रनिंग चार्जेस 5 लाइन का स्पेस, और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आप लिख सकते हो। एज पर क्वेश्चन हमें ये जो स्टेटमेंट बनाना है वो फॉर ए ईयर बनाना है, तो यहां पे जो भी खर्चे होंगे वो पर एनम लिखे जाएंगे। एक बस के भी पर एनम और 5 बसेस के भी पर एनम। और जरा क्वेश्चन में खर्चे देखते हैं। स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें कोई खर्चा नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में भी किसी खर्चे के बारे में जिक्र नहीं किया गया। हाँ, एक टेबल है जिसमें आपको सारे एक्सपेंसेस बताए गए। ड्राइवर की सैलरी 4500 पर मंथ पर ड्राइवर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ड्राइवर सैलरी। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर की सैलरी 4500 पर मंथ है। 12 महीने के लिए इट विल बी 4500 इंटू 12, ये आ जाएगा 54,000। 54,000 ये है एक बस का। तो 5 बसेस के लिए आप सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2,70,000। ड्राइवर के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, क्लीनर की सैलरी। और क्वेश्चन ने कहा क्लीनर जो है वो सारी बसेस के लिए एक है, और ये 12 महीने क्वेश्चन लिखे ना लिखे, हमें ड्राइवर और क्लीनर की सैलरी हमेशा 12 महीनों के लिए ही शो करनी है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3500 रुपए पर मंथ है और 5 बसेस के लिए एक ही क्लीनर होगा, तो इसका मतलब 3500 इंटू 12 जो है ये एक बस का नहीं, ये 500 बस का कैलकुलेट होके आ जाएगा 42,000। और अगर 42,000 5 बसेस का होगा तो एक बस का डिवाइडेड बाय 5 कर लो, दैट विल बी 8400। क्लीनर की सैलरी के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है लाइसेंस फी, टैक्सेस एटसेट्रा। एक बस का एक साल का 8600, तो हम लिखेंगे लाइसेंस फी 8600 एक बस का और एक साल का। और अगर 5 बसेस का चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करके लिख लो, दैट विल बी 4300। 43,000
लाइसेंस फी के बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस 10,000 रुपए एक बस का 1 साल का। हम लिखेंगे इंश्योरेंस, ये सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस है 10,000 रुपए एक बस का 1 साल का। 5 बसेस के लिए इसको सिंपल आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो 50,000 आ जाएगा। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट में आएगा, ये है 35,000 पर बस पर एनम। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में लिखेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 35,000 एक बस का 1 साल का। तो अगर 5 बसेस का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, दैट विल बी 1,75,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद नेक्स्ट है परचेज प्राइस ऑफ द बस 15 लाख रुपए हर बस की कॉस्ट है। 12 साल इसकी लाइफ है, 3 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू है। तो मैं यहां पे इजीली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। आओ जरा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर देता हूं मैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेता हूं, और ये डेप्रिसिएशन मैं एक बस का 1 साल का कैलकुलेट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा एक बस की कॉस्ट है 15 लाख रुपए, इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 3 लाख रुपए, कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए 1 साल का एक बस का डेप्रिसिएशन आ गया। 1 साल का एक बस का 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन, एक बस का 1 साल का डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए। तो 5 बसेस का सिंपली आप 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट है डीजल की कॉस्ट। डीजल कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस। डीजल की कॉस्ट है 45 पर लीटर, और क्वेश्चन ने कहा 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर हमारी बस चले, तो हमें यह पता होना चाहिए कितने किलोमीटर हमारी बस चले। तो मैं यहां पे वर्किंग नोट में नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लेता हूं। पर बस, एक बस के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, और पर एनम 1 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। एज पर क्वेश्चन ने कहा था सेकंड पैराग्राफ में वन वे का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है, एक साइड का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का। एक बस की बात करें तो बस सुबह जाएगी, सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर आएगी, फिर जाएगी जूनियर स्टूडेंट को लेकर आएगी, आफ्टरनून में जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर जाएगी, वापस खाली आएगी, फिर सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर जाएगी और फिर खाली आएगी। इसका मतलब 8 बारी वो 8-8 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 8, एक दिन में एक बस 64 किलोमीटर का ट्रेवल करेगी। एक महीने में एज पर क्वेश्चन 25 दिन वर्किंग होगी, तो इसका मतलब एक महीने में 8 इंटू 8 इंटू 25 इतना ट्रेवल होगा एक बस के लिए। और पूरे साल में एज पर क्वेश्चन 3 महीने आपका स्कूल बंद रहेगा, मई जून और दिसंबर में, तो बस ऑफ कोर्स नहीं चलेगी। तो मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ्स। तो आपको यहां से एक बस के 1 साल के किलोमीटर्स पता चल गए, और ये आ गए 14,400 किलोमीटर्स। आपकी बस 14,400 किलोमीटर चलेगी पूरे साल में एक बस। डीजल की कॉस्ट की भी मैं यहीं पे अगर कैलकुलेशन करूं पर बस पर एनम, तो सिंपली आप कहोगे
सर 14,400 किलोमीटर ट्रेवल करना है बस को, और 1 लीटर पेट्रोल में 4 किलोमीटर बस चलती है। अगर 1 लीटर पेट्रोल में बस 4 किलोमीटर चलती है तो 14,400 किलोमीटर चलाने के लिए 3600 लीटर डीजल कंज्यूम होगा, और डीजल का जो रेट है वो है 45 रुपीज का। तो एक बस के लिए पूरे साल में डीजल का जो खर्चा होगा दैट विल बी 1,62,000। तो हम लिखेंगे यहां पे डीजल की कॉस्ट कितना, 1,62,000। और अगर 5 बसों के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, दैट विल कम 8,10,000। लेकिन ये मुझे रनिंग चार्जेस में लिखना है। एक बस के लिए 1,62,000, 5 के लिए इट विल कम 8,10,000। इसके अलावा आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो, पूरे क्वेश्चन में एक्सपेंस तो इतने ही हैं, तो आप इसका टोटल कर सकते हो। तो आपको एक बस और 5 बसेस की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कि क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है। 1 बस के लिए कैलकुलेशन करो, एक बस के लिए आ जाएगा 3,78,000, 3,78,000। और 5 बसेस के लिए सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, दैट विल कम 18,90,000, 18,90,000। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आपसे चाहता था एक बस और 5 बसेस के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके दो, वो भी एक साल के लिए। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2A। सबसे पहले आप इसी को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद वर्किंग नोट जो गिवन है, ये वर्किंग नोट भी आप कॉपी कर लीजिए, जिसमें मैंने सिंपल डेप्रीशिएशन और डीजल की कॉस्ट की कैलकुलेशन की है। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पे। देखो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। हमें एक स्टूडेंट की एक महीने की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं, एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं
और जो 4 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस से आते हैं, बियॉन्ड 4 किलोमीटर मतलब 4 से ज्यादा, अप टू 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर तक। क्वेश्चन क्या चाहता है, एक स्टूडेंट की एक महीने की कॉस्ट जो 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं उनके लिए अलग, और जो 4 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस से आते हैं उनके लिए अलग। सबसे पहले तो कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन ने कहा है पर मंथ, पर मंथ। अब देखो, आप चाहे 5 बसेस लेकर करो कैलकुलेशन, चाहे एक बस लेकर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो फाइनली एक स्टूडेंट की कैलकुलेशन करके बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पर मंथ पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे डेटा पिक करते वक्त एक बस जो है, एक बस की बात करूंगा। इसका मतलब सर अगर एक बस की बात करें तो एक बस की एक साल की जो कॉस्ट है वो 3,78,000 आती है। बिल्कुल ठीक है। और जरा सेकंड रिक्वायरमेंट पे, कॉस्ट पर एनम फॉर वन बस, एक बस की एक साल की कॉस्ट है 3,78,000। क्वेश्चन कहता है पर मंथ बताओ। क्वेश्चन अगर पर मंथ बात कर रहा है तो मैंने लिख लिया कॉस्ट पर मंथ फॉर वन बस 3,78,000 रुपए की कॉस्ट है, और आपको जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट निकालनी है, डिवाइडेड बाई 12 महीने कंसीडर करने हैं। तो 3,78,000 डिवाइड बाई 12, 31,500 रुपए पर मंथ ऑन एन एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट है एक बस की एक महीने की 31,500 रुपए पर मंथ। अब देखो, ये जो था कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, तो मैंने फिलहाल कॉस्ट पर मंथ निकाल लिया। अब मुझे इसको पर स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कॉस्ट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा तो उस सिचुएशन में मेरी कॉस्ट पर स्टूडेंट आएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं उनके लिए अलग बताओ, और जो 4 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस से आते हैं उनके लिए अलग बताओ। और इसके लिए क्वेश्चन ने हमें ये लास्ट जो पैराग्राफ था वो दिया था। क्वेश्चन ने कहा था जो स्टूडेंट्स 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं उनसे हम हाफ फेयर चार्ज करते हैं। हाफ फेयर क्यों चार्ज करोगे, कॉस्ट हाफ आएगी तो हम फेयर भी हाफ चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, अगर मैं अज्यूम कर लूं, क्या अज्यूम करूं, फेयर, फेयर की जगह कॉस्ट चार्ज ले लेता हूं। अज्यूम कर लूं कॉस्ट पर स्टूडेंट, assume cost per student for beyond 4 किलोमीटर डिस्टेंस। मैं assume कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट, मैं assume कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट 4 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस से आते हैं उन पे मेरी कॉस्ट आती है से एग्जांपल पर स्टूडेंट एक्स। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स अप टू 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आते हैं, एज पर क्वेश्चन आप उनसे हाफ ही कंसीडर करोगे, तो x का हाफ 0.5x। नाउ द इश्यू इज सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं एक बस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोचो एक बस के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। एक बस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बस सुबह जाती है और सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर आती है, फिर 1 घंटे बाद जाती है, जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर आती है। और सिमिलरली ऑफ कोर्स
सेम स्टूडेंट्स को छोड़कर भी आएगी। और क्वेश्चन ने कहा था ईच बस की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है और ये फुल्ली ऑक्यूपाइड रहती है। इसका मतलब जब बस जाती है और सीनियर स्टूडेंट को लेकर आती है तो 50 सीनियर स्टूडेंट लेकर आती है और इसी तरीके से 50 जूनियर स्टूडेंट्स भी लेकर आती है और इन्हीं स्टूडेंट्स को छोड़कर भी आएगी। इसका मतलब एक बस जो है वो 100 स्टूडेंट्स को कैरी करती है। एक बस 100 स्टूडेंट्स को कैरी करती है और एज पर क्वेश्चन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। किस कैटेगरी में? जो 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस वाले स्टूडेंट कितने? 100 का 50% 50 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाले कितने बच गए? ऑफ कोर्स ये भी तो 50 ही होंगे, ये भी तो 50 ही होंगे। तो इसका मतलब 50 स्टूडेंट है जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आएंगे और उनसे आप x की कॉस्ट या x फेयर चार्ज करोगे या x कॉस्ट इनकर होती है। इसका मतलब इनके लिए कॉस्ट इनकर होती है 50x। कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं जो कि बियॉन्ड 4 किलोमीटर आएंगे, उनके लिए मैंने एज्यूम किया कॉस्ट आती है x 50x। बिल्कुल इसी तरीके से 50 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अप टू 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से आएंगे और इनसे आपकी कॉस्ट आती है 0.5x, हाफ 0.5x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एक महीने की कॉस्ट है एक बस की 31,500, दैट शुड बी इक्वल टू 31,500। तो आपको यहां पे पहले x दैट इज बियॉन्ड 4 किलोमीटर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए कॉस्ट पता चल जाएगी। 31,500 डिवाइडेड बाई ये हो गया 75, 31,500 डिवाइड बाई 75 ये आ जाएगा आपका 420 रुपए, 420 रुपए। तो इसका मतलब बियॉन्ड 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 420 रुपए की कॉस्ट। अकॉर्डिंगली जो अप टू 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से आएंगे उनके लिए हाफ है, तो दैट विल कम 210 रुपए। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो कि अप टू 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो स्टूडेंट आते हैं 210 रुपए कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ आती है और इसी तरीके से जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आते हैं उनके लिए 420 रुपए की कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ आती है। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, रट्टाफिकेशन से बात नहीं बनने वाली। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा ट्रीटमेंट करो। क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि एक बस लूं कि 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में तो एक स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने एक बस पिक किया। मैंने कहा एक बस के लिए 378 की कॉस्ट है पूरे साल की, तो एक महीने की 31,500। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ने कहा कि जो 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से आते हैं हम उनसे आधा फेयर चार्ज करते हैं। तो मैंने एज्यूम किया बियॉन्ड 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के स्टूडेंट के लिए x, तो 4 किलोमीटर वालों के लिए ऑटोमेटिकली हाफ x हो गया। देन मैंने एनालाइज किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बस के लिए कितने हैं, 50 सीनियर है 50 जूनियर है, तो एक बस में 100 स्टूडेंट, एक बस के लिए 100 स्टूडेंट। अब इनमें से क्वेश्चन ने कहा
50% तो वो है जो अप टू 4 किलोमीटर वाले हैं, तो बचे हुए 50 बियॉन्ड 4 किलोमीटर हो गए। इन 50 स्टूडेंट से आप x चार्ज करोगे तो 50x, इन 50 स्टूडेंट के लिए 0.5x तो 25x, तो इसका मतलब 75x इज इक्वल टू 31,500, तो x विल बी इक्वल टू 420 और 0.5x विल बी इक्वल टू 210। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, सर्विस कॉस्टिंग। सर सर्विस कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used by service provider for calculation of cost and profit relating to a service, और उसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं that is known as service cost sheet। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट स्टार्ट की। हमने कहा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट सिंपल 2 कॉलम में बन सकती है, पर्टिकुलर अमाउंट, बट ये स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस में स्पेसिफिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर्स और ट्यूब्स का खर्चा लेना। इसके अलावा आप देखो कौन से खर्चे ऐसे हैं जो किलोमीटर पे डिपेंड ना करें, वो स्टैंडिंग में डाल दो, और जो किलोमीटर, नंबर ऑफ आवर्स इन पे डिपेंड करे वो आप रनिंग में कंसीडर करो। टोटल करोगे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, प्रॉफिट ऐड करोगे आपको टोटल रेवेन्यू, टोटल टेकिंग्स, टोटल रिसीव या टोटल कलेक्शन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 किया। उसके बाद 20 में मैंने आपको बताया कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का सिंपल मतलब मेजरमेंट का तरीका। अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, कॉस्ट पर यूनिट, और अगर आप कॉस्ट को डिवाइड करते हो केवल और केवल मेजरमेंट की एक यूनिट कंसीडर करके, एक यूनिट का मतलब है केवल किलोमीटर कंसीडर करो, केवल पैसेंजर्स कंसीडर करो, तो वो सिंगल कॉस्ट यूनिट कहलाता है। लेकिन आप अगर डिवाइड करते वक्त पैसेंजर के साथ साथ किलोमीटर भी कंसीडर करते हो तो फिर वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहलाता है। अभी हमने कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया, मैंने केवल और केवल सिंगल कॉस्ट यूनिट पे आपको एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करवाया। उसमें सिंपली हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को केवल और केवल किलोमीटर से डिवाइड किया, तो वो एप्लीकेशन क्या है, सिंगल कॉस्ट यूनिट का एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप ये 2 क्वेश्चन और जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने कराया है अच्छे से रिवाइज करके आओ। आगे का चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से चलेगा। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे, साथ में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।